Assalamualaikum. Welcome in Kicks Education Forum. So today I am going to discuss about chemotherapeutic drugs. We will discuss about specifically principle of antimicrobial therapy. अब कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वो होती हैं जिसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं एज अ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है वो एक चीज़ का एडवांटेज लेती है, वो ये कि जो ह्यूमन बीइंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल डिफरेंस होता है उसका एडवांटेज लेके एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एक्ट करती है. इसके बाद आता है एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होती हैं वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन जो ये इफ़ेक्टिविटी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है. ठीक है, मतलब सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी वो होती है जो कि हमारे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकती हैं, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग के जो सेल को होस्ट को डैमेज नहीं करते, उनको हार्म नहीं करते. तो इस वजह से हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी की बेसिस पे लेते हैं. ठीक है, इसके बाद आ जाता है जो सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है ना, ये रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट टॉक्सिसिटी नहीं होती. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी कैन सिलेक्ट द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, मतलब किस बेसिस पे हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स चूज़ करना होता है किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी. हमें ऑर्गेनिज़म्स की आइडेंटिटी का पता चलना चाहिए कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है. ठीक है, इसके बाद हमें पता हो कि ये ऑर्गेनिज़म की ससेप्टिबिलिटी पर्टिकुलर एजेंट है या नहीं है. ठीक है, इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, ब्रेन में है, हार्ट में, इस तरह करके जहाँ जहाँ भी कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, तो हमें उस साइट का पता होना चाहिए. इसके बाद हमें पेशेंट के फैक्टर्स पता होने चाहिए. पेशेंट के फैक्टर्स में आ जाता है जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट के एज, इस तरह करके उसको कोई ऑलरेडी डिजीज़ तो नहीं है, इस तरह करके हमें पता होना चाहिए पेशेंट फैक्टर के बारे में. इसके बाद हमें पता हो कि जो हम एजेंट पेशेंट को दे रहे हैं क्या उसकी सेफ्टी है या नहीं है. इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस कॉस्ट ऑफ थेरेपी है या नहीं. ठीक है, मतलब हमें एक्सपेंसिव ड्रग नहीं देंगे, चीप देंगे, लेकिन उनका जो थेराप्यूटिक होगा वो उसकी वैल्यू हाई होगी. ठीक है, तो ये सारी बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की. ठीक है, इसके बाद हम एम्पिरिक थेरेपी पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीट करने के लिए हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ले रहे हैं. तो हमें ये पता हो, और ये हम पता कैसे लगाएंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे. ठीक है, ग्राम से स्टेनिंग में जैसे हम वायलेट कलर यूज़ करते हैं, वायलेट कलर यूज़ करते हैं डाई में, और हमें वायलेट मिलता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है और इसमें ये स्टेन रिटेन हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह करके हमें पता हो कि ये ग्राम स्टेनिंग में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ये कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इसके बाद हमें ये भी पता चला सकते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो अभी हमें यहाँ आगे ये बताया हुआ है कि जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो नॉर्मली स्टीराइल होते हैं, जैसे कि ब्लड, सीरम, सीरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड एंड यूरिन. लेकिन फिर भी हमने अगर कोई टेस्ट करना हो तो हम ये सैंपल लेके इसका लैब में टेस्ट कर सकते हैं. तो आगे उन्होंने बताया कि अगर आपको स्पेसिफिकली डायग्नोज करना है, मतलब आपके पास सही तरीके से टाइम है, तो आप उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज करें. तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कल्चर करवाने की लैब में. से हम अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें पता भी चल जाता है कि लैब में मतलब ये कौन से डिटेक्शन हम कर सकते हैं माइक्रोबियल एंटीजन की, डीएनए आरएनए की और इन्फ्लेमेटरी होस्ट की, इन्फ्लेमेटरी जो कोई डिजीज़ है उसकी, या फिर होस्ट इम्यून सिस्टम के बारे में हम जान सकते हैं अगर हम इसे अच्छे तरीके से डायग्नोज लैब में करें, इसके टेस्ट करें. ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि एम्पिरिक थेरेपी. एम्पिरिक थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी, ये वो थेरेपी है कि जो हम जल्दी में अर्जेंटली पेशेंट को देते
हैं, मतलब ये एक इमीडिएट थेरेपी है। इसके लिए हम वेट नहीं कर सकते कि कब हमारे लैब से सैंपल टेस्ट आएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कोई ड्रग देंगे, लेकिन ये जो थेरेपी होती है वो इमीडिएट थेरेपी होती है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 आ जाता है टाइमिंग, ठीक है। जो इल पेशेंट्स होते हैं वो मतलब इन्फेक्शियस पेशेंट, इल पेशेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोपेनिक पेशेंट होते हैं, या फिर वो पेशेंट जिनको मेनिंजाइटिस हुआ होता है, मतलब ये काफ़ी सीवियर एक्शंस होते हैं। ये न्यूट्रोपेनिक में न्यूट्रोफाइल कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। या फिर मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब काफ़ी हेडेक हो रहा होता है और सीवियर कंडीशन, तो इस वजह से हमें यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये हम जो ये ज़्यादातर हम जो डॉक्टर होता है या फिर फार्मासिस्ट होता है वो अपने एक्सपीरियंस से ये देता है, एम्पिरिक थेरेपी करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिलेक्टिंग आर ड्रग, हम ड्रग को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ड्रग की सिलेक्शन होती है वो स्पेसिफिकली इस तरह से होती है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट के फैक्टर को चेंज करने से वो सारी ड्रग के इफ़ेक्ट ही चेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताई हुई है कि ड्रग कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव को कहा है स्पाइनल फ्लूइड में, न्यू बॉर्न इन्फेंट में जो है वो ग्राम पॉजिटिव को काय हुआ है इन द स्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। लेकिन और उसको निमोनिया हो गया इन्फेंट को, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हमें ये लगेगा कि इसे निमोनिया हो गया, लेकिन वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं होगा, उसको स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिया होगा। अगर न्यू बॉर्न में निमोनिया हो तो वो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टिया होता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम उसको पेनिसिलिन जी से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बाय कंट्रास्ट अगर ग्राम पॉजिटिव को का स्पाइनल फ्लूइड ऑफ 40 ईयर्स के पेशेंट में हो जाए, मतलब कोई 40 साल का पेशेंट है, उसे ग्राम पॉजिटिव को स्पाइनल फ्लूइड में उसका हो गया है, तो हम उसे पेनिसिलिन जी नहीं देंगे। और उसे भी वैसे हुआ नमूनिया ही है, उसका स्टेफाइलोकोकस नमूनिया ही हुआ, लेकिन हम उसे पेनिसिलिन जी नहीं देंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया होगा, 40 इयर्स उसकी एज है। तो इस वजह से हम उसे थर्ड जनरेशन हाई डोज में थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ड्रग देंगे, सच एज सेफ्ट्राइएक्सोन। ये एक सेफ्ट्राइएक्सोन एक सिफेलोस्पोरिन की थर्ड जनरेशन ड्रग है, या फिर हम उसे वेनकोमाइसिन दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि वही ड्रग कुछ पेशेंट्स में रेजिस्टेंस काज कर देती है और वही ड्रग किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते, तो इस वजह से हमें ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि डिटरमाइनिंग एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें यह बताया हुआ है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको जब कल्चर किया जाता है तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो कुछ पेशेंट्स में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स हैं या फिर नेसीरिया मेनिंजाइटिस है, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो जिनकी जो प्रिडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो प्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एंटेरोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़, ये इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। और इस वजह से हमें एक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी करना पड़ता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रिडिक्टेबल इसकी ससेप्टिबिलिटी या अनप्रिडिक्टेबल इसकी ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसिडल। ये दोनों क्या होते हैं? ये एक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जो होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियोसिडल भी होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है जो बैक्टीरिया को स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे करना, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ फर्दर इनिशिएट नहीं करती, स्टिमुलेट नहीं करती, उसकी ग्रोथ को स्टैटिक कर देती है, मतलब उसको कांस्टेंट कर देती है, वो आगे ज़्यादा फर्दर ग्रोथ नहीं करते होते। और उसके बाद बैक्टीरियासिडल ड्रग्स वो होती हैं, वो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, इस पैराग्राफ में पूरे हमें यही बताया हुआ है कि कौन सी बैक्टीरियासिडल ड्रग्स क्या होती हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा भी फैक्टर आता है, कोई ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक भी इफ़ेक्ट शो करती हैं अगर उसके फैक्टर्स कुछ चेंज हो जाएं, और फिर वो बैक्टीरियोसिडल भी इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं अगर उसके फैक्टर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल क्लोरमफेनिकोल जो ड्रग है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है,
अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव रॉड के, मतलब वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देगी ग्राम नेगेटिव रॉड के अगेंस्ट, ठीक है। और वही क्लोरमफेनिकोल बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट देगी जब अगेंस्ट, और जिसको स्टेफिलोकोकस नमूनिया होगा तो उसे बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट देगी। तो इट मीन्स कि ये दोनों शो करती है इफेक्ट, क्लोरमफेनिकोल बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसिडल कंसंट्रेशन। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन नाम से ये हमें काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो बैक्टीरिया को इनहिबिट कर दे, वो सबसे मिनिमम इनहिबिट कंसंट्रेशन होती है, मिनिमम कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम में एक डायग्राम में बताया हुआ है लिपिनकोट में ही, इसमें ये बताया हुआ है कि ये MIC के बारे में बताएंगे। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, ट्यूब्स कंटेनिंग वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक और इनोकुलेटेड विद टेस्ट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, वहाँ पे इन ट्यूब्स के अंदर उन्होंने लोएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन भी डाली हुई है और हाईएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन भी डाली हुई है, और फिर उसे वैसे डाइल्यूट थोड़ा किया हुआ है। तो अब ये लोएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन है वहाँ पे 0.5, 1, 2 और 8, 16, 32, 64 ये हाईएस्ट एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन है। तो अब हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि वो हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही हो, ठीक है। अब इसके सेकंड जो डायग्राम है इसमें हमें ये दिखाया हुआ है कि क्या कहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेजर्ड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, मतलब हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 24 आवर के लिए इंक्यूबेट कर दिया था और उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी डाल दिए हुए थे, और ठीक, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डाल दिए थे। हमने देखना है कि वो कौन सी कंसनट्रेशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो रही। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दिखाया 0.5 और 1 पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। यहाँ से 2, 4, 18, 16 एंड 60 यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो गई है। MIC इज़ द लोएस्ट कंसनट्रेशन दैट इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब ये वो कंसनट्रेशन है, यहाँ से ये वो कंसनट्रेशन मिनिमम स्टार्ट होती है जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर इनहिबिट हो रही है, ठीक है, मतलब मिनिमम इनहिबिट हो गई है, ठीक है, यहाँ पे नहीं इनहिबिट हो रही। इसके बाद MBC की अभी यहाँ पे डायग्राम में ही बताया हुआ है, वो ये कि सब कल्चर इन एंटीबायोटिक फ्री मीडियम एंड मेजर ग्रोथ आफ्टर 24 आवर्स। हमने एंटीबायोटिक फ्री मीडियम को सब कल्चर किया और 24 आवर्स के लिए उसे इंक्यूबेट किया, ठीक है। ये मिनिमम बैक्टीरियासिडल कंसंट्रेशन है। बैक्टीरियल सिडल मतलब कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन जहाँ पे बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर किल हो जाते हैं, मतलब वो जहाँ पे स्टार्ट होती हैं किलिंग, ठीक है। तो इज़ द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट किल्स 99.9% ऑफ बैक्टीरिया। ये वो कंसंट्रेशन जहाँ पे 99% जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ यहाँ पे यहाँ से इन सब जगहों पर हो रही है, लेकिन 32 और 64 पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये वो मिनिमम कंसंट्रेशन है जहाँ पे एंटीबायोटिक काम कर रही है, बैक्टीरियासिडल इफेक्ट अपना दे रही है 99%। अब ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इनमें भी हमें यही बताया जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि इसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन और थेरेपी। मतलब जब हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी लेंगे तो उसके इन्फेक्शन जहाँ पे वो होगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। और सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ब्लड ब्रेन बैरियर को। मतलब कुछ एंटीबायोटिक होती है वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर एक ऐसा टाइट जंक्शन होता है जिसमें कुछ चंद मालिक्यूल स्पेसिफिकली ही पास हो सकते होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैपिलरीज भी कुछ इस तरह की होती हैं। ये यहाँ पे ये डायग्राम में बताया हुआ है, ये जैसे कि ये कैपिलरीज है और इसमें ड्रग है, मतलब ब्लड में ड्रग है, और यहाँ पे इसके टाइट जंक्शन बने हुए हैं, ब्रेन ने अपने टाइट जंक्शन बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कोई स्पेसिफिक ही है लिपिड सोल्यूबिलिटी की बेसिस पे ऐसे मतलब ये टाइट जंक्शन ओपन होंगे तो फिर ही ये जो ड्रग होती है वो अंदर आ सकती होती है, ठीक है, वरना ये ड्रग सेल्स के अंदर नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ टाइट जंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें यही सारा बताया हुआ है कि ये
किस किस तरह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर का इफ़ेक्ट हमें शो होता है। जैसे कि लिपिड सोल्यूबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिपिड सोल्यूबिलिटी की बेसिस पे ब्लड ब्रेन बैरियर को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये कि जो लिपिड सोल्यूबिलिटी ड्रग्स होती हैं वो उनकी एबिलिटी जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द ब्रेन। मतलब कुछ ड्रग ब्रेन में पेनिट्रेट हो जाती है, कुछ नहीं होती। जैसे कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स सच एज क्लोरमफेनिकोल, मेट्रोनिडाजोल जो है, इनकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सिग्निफिकेंट, ठीक है, सीएनएस में। लेकिन जो बीटा लैक्टम ड्रग एंटीबायोटिक है या फिर पेनिसिलिन है, वो पीएच, ब्लड की जो पीएच होती है, बॉडी की पीएच जो होती है, वहाँ पे जाके वो आयनाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी लो सोल्यूबिलिटी हो जाती है लिपिड में, ठीक है। आयन जो होते हैं, आयनाइजेशन जो हो गई होती है वो इजीली लिपिड सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होने देती, ठीक है। देयरफॉर मतलब कुछ ड्रग्स लिमिटेड होती हैं, कुछ ड्रग्स लिमिटेड नहीं होती। तो ये हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते, कौन सी नहीं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग, ठीक है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि हम ये भी देखते हैं कि अगर लो मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग होगी तो वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ले, अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होगी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे कि वैंकोमाइसिन। इसके बाद हमें प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग भी बताया हुआ है कि प्रोटीन बाइंडिंग ये होती है कि जो ड्रग होती है वो प्रोटीन के साथ, हमारी बॉडी की प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, ठीक है। और जब बाइंड हो जाती है इसका मतलब उसका इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ बाइंड हो रही होती है, मतलब कि एक्युमुलेट हो रही होती है। तो इस वजह से हमें इसका इफेक्ट नहीं मिलता होता अगर प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगी, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग इन द सीरम रिस्ट्रिक्ट्स इट्स एंट्री इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो वो एंट्री नहीं होने देगी हमारी ड्रग को इन CSF, ठीक है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ फ्री ड्रग इन सीरम रेदर देन द इसकी वजह से जो हमारे पास फ्री ड्रग होगी, मतलब जो अनबाउंड फॉर्म में होगी, वो हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा तो बाइंड ही हो गई है। और जो हमारे पास वो कम होगी, इसकी वजह यही है जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट होगी वो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम होगी, तो हमें इफेक्ट भी कम मिलेगा। इसका यही मतलब है कि CSF में पेनिट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमने इफेक्ट लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेशेंट फैक्टर। अब पेशेंट फैक्टर में ये हम पेशेंट के बारे में, इसमें सारा पेशेंट की हिस्ट्री का पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी ऑलरेडी किस तरह की है, तब हम जाके देखते हैं कि इसे हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देनी है या नहीं। हम पेशेंट का इम्यून सिस्टम चेक कर सकते हैं, जैसा कि एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑन द इंटैक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब वो जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या बॉडी से ईजिली, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह हम ये पेशेंट के बारे में, कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाते हैं, मतलब थोड़े सा कोई फ्रेगरेंस वगैरह कर लिया, कुछ भी कर ले, वो बहुत ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, और उन्हें एलर्जिक वगैरह और इम्यून सिस्टम इस तरह के इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि रीनल डिसफंक्शन उस पेशेंट में तो नहीं है। रीनल डिसफंक्शन ये है कि पुअर किडनी फंक्शन, किडनी का इतने फंक्शन होते हैं, जैसे उसके नेफ्रॉन में काफ़ी ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन वगैरह होती है, सिक्रेशन वगैरह। तो हम ये भी देखते हैं कि रीनल डिसफंक्शन उस पेशेंट को तो नहीं है। तो अगर रीनल डिसफंक्शन होगा तो वो फिर हम ईजीली उसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो फिर रीअब्जॉर्ब वगैरह का सारा मामला फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम हेपेटिक डिसफंक्शन भी देखेंगे पेशेंट में कि उसे हेपेटिक डिसफंक्शन तो नहीं है, क्योंकि जो उसके लीवर से वो ड्रग एक्सक्रीट होनी होगी, मतलब एंटीबायोटिक है, वो एक्सक्रीट हो, अगर वो ही एक्सक्रीट ना हो पाई तो वो तो फिर ज़्यादा मतलब डिसफंक्शन हेपेटिक हुआ होगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि रेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आर मस्ट बी यूज विद कॉशन व्हेन ट्रीटिंग। ये दोनों ड्रग्स तब देनी चाहिए जब हमें हेपेटिक डिसफंक्शन का पता हो कि वो मतलब ऐसे ही नहीं देते थे, क्योंकि हेपेटिक डिसफंक्शन एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो बॉडी से ड्रग ये। इसके बाद हम हेपेटिक डिसफंक्शन भी चेक करेंगे पेशेंट के बारे में कि वो ड्रग जो होती है एंटीबायोटिक वो बॉडी से हमारे लीवर से एलिमिनेट हो पाएगी या नहीं। इस वजह से हमें रेथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें पुअर डिसफंक्शन परफ्यूजन आ जाता है। एज के बारे में हम पेशेंट के एज के बारे में देखेंगे, जैसे हमने पहले भी वो ड्रग पढ़ी है, जैसे नियोनेट और वो 40 ईयर्स का पेशेंट, इस तरह करके हम सारा चेक करें। प्रेगनेंसी के बारे में चेक करेंगे कि अगर पेशेंट जो है वो ऑलरेडी प्रेगनेंट है
तो क्योंकि उसके प्लेसेंटा से ड्रग क्रॉस हो जाएगी, कुछ ड्रग्स हो जाती हैं, तो इस वजह से हमें उसे बड़े एहतियात से कॉशन से देनी होगी ड्रग। वो ड्रग देनी होगी जो हार्मफुल ना हो और प्रेग्नेंट प्लेसेंटा को क्रॉस ना करे, ठीक है। इसके बाद हमने लैक्टेटिंग मदर का भी देखना होता है कि अगर वो ब्रेस्ट मिल्क करवाती हैं तो हमें वो ड्रग नहीं जो ब्रेस्ट मिल्क में जाएँ, तो इसके बारे में भी हमने ख्याल रखना। और सेफ्टी एजेंट की सेफ्टी भी हमें पता हो कि ये जो एजेंट हम ले रहे हैं, जैसा कि कोई ड्रग हम ले रहे हैं, उसकी सेफ्टी है भी या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का हमने एहतियात करना है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉस्ट ऑफ थेरेपी। इसमें हमने थेरेपी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट करें, जो मतलब चीपेस्ट ड्रग होगी वो हम इजीली एडमिनिस्टर कर लेंगे और जो थोड़ी मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होगी वो से हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपको कंप्लीट होता है जिसमें आपको सारे अपने पेशेंट फैक्टर्स वगैरह मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो है उसका इंट्रो अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब किक्स एजुकेशन फोरम एंड like this video, and you can also follow me on Instagram ID ये है कि किक्स एजुकेशन फोरम ऑफिशियल के नाम से, so make sure to follow there. Thanks for watching.